हाँ जी बच्चे, तो हम लोग अपने इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनकम टैक्स के सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस सब्जेक्ट के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे बच्चे। हमें बहुत कुछ इस सब्जेक्ट से सीखने को मिलेगा कि रियल लाइफ में कितनी चीज़ें होती हैं। ठीक है, हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। ठीक है, हम गवर्नमेंट को टैक्स क्यों पे करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट उस पैसे से क्या करती है, समझ आ रही मेरी बात। तो वो चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बातें आप सीखोगे। कानून कैसे बनाया जाता है, अगर इंडिया में हमें कोई लॉ बनाना है तो वो लॉ कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम सब्जेक्ट्स के अलावा भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट वो सब्जेक्ट्स के अलावा जो भी बातें हम डिस्कस करेंगे वो कहीं ना कहीं हमारे सब्जेक्ट से कनेक्टेड ज़रूर होगी। आउटसाइड द सिलेबस होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्टेड किससे होगी बच्चे, इनकम टैक्स के सब्जेक्ट से। ठीक है, तो मैं एक जनरल डिस्कशन शुरू करूँगा। ठीक है, और उस जनरल डिस्कशन से करते हम लोग टेक्निकल चीज़ों पर भी जाएंगे। बट मैं सारी बातें आपको पहली क्लास में ही नहीं बताऊँगा, धीरे धीरे करके ओवर द टाइम पीरियड में आपको सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। है एक्ट, कानून, इसको हम देखो, एक तो वर्ड होता है एक्ट, ACT। तो ACT एक्ट का मतलब तो आपको पता है, एक्टिविटी परफॉर्म करना। कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं तो उसको हम कोई एक्ट बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर ACT कैपिटल A, इसका मतलब होता है कानून, है ना। तो कानून कैसे इंडिया में बनाया जाता है, इस एक्ट का क्या मतलब है, इस 1961 का क्या रेलिवेंस है, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इंडिया में मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या मतलब है ना, पार्लियामेंट का क्या मतलब है। ठीक है, स्टेट लेवल पर अगर हमें कोई लॉ बनाना हो, स्टेट लेवल पर अगर हमें कोई कानून बनाना हो तो उस कानून को बनाने का प्रोसीजर क्या रहेगा। ठीक है, अगर हमें सेंट्रल लेवल पर कोई लॉ बनाना हो, कोई सेंट्रल लेवल पर कानून बनाना हो तो उस कानून को बनाने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, बट इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है बच्चे, हम लोग रेगुलर सिलेबस शुरू करेंगे। ठीक है, एक जनरल डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट को। ठीक है, बाकी फिर हम इसको एक हाई लेवल पर लेके चलेंगे, मतलब हाई लेवल जितना आपके सिलेबस में उतनी तो बात करेंगे ही करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बेसिकली फाइनेंस एक्ट 2019 को कवर करेगी बच्चे। फाइनेंस एक्ट 2019, इस चीज़ का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा कि ये फाइनेंस एक्ट का क्या मतलब है। ठीक है, बस आप इतना समझ लो कि हम लोग इसके अंदर बजट 2019 को डिस्कस करेंगे। जो बजट पिछले साल आया था उस बजट से रिलेटेड बातें करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर, 2019 का बजट। ठीक है, जो कि बीकॉम के बच्चों के लिए, बीकॉम ऑनर्स के बच्चों के लिए आई थिंक ये 3rd सेमेस्टर में है। ठीक है, और जो CA के बच्चे हैं, CA इंटर, तो उनके लिए नवंबर 2020 में जो एग्ज़ाम होंगे, नवंबर 2020 में जो एग्ज़ाम होंगे वो भी इस टॉपिक्स को रेफ़र कर सकते हैं जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, CMA के स्टूडेंट्स भी रेफ़र कर सकते हैं, CMA या CS के स्टूडेंट जो आपके दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे, दिसंबर 2020 में। तो एक उनको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं, मेनली तो ये वीडियो मैं बीकॉम के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, बीकॉम ऑनर्स 3rd सेमेस्टर के लिए। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट तो सेम है, चाहे आप बीकॉम लेवल पर पढ़ लो या CA इंटर लेवल पर पढ़ लो या CMA इंटर लेवल पर पढ़ लो, सब्जेक्ट सेम है, कॉन्सेप्ट सारे सेम है। ऐसा नहीं होता कि दोनों जगह अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाती हैं या तीनों जगह आपको अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, सब कुछ सेम होता है। ठीक है, खैर चलो, तो हम लोग अपना एक जनरल डिस्कशन शुरू करते हैं, फिर हम बातें करते हैं आगे। ठीक है बच्चे, देखो आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि हमारे इंडिया में 2 तरीके का टैक्स है। मतलब 2 तरीके से टैक्स हमारे इंडिया में चार्ज किया जाता है, और ये टैक्स गवर्नमेंट के अलावा कोई और पर्सन चार्ज नहीं कर सकता। ठीक है, ये सारी बातें कहाँ लिखी है, ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, संविधान, भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सारी बातें हम करेंगे बच्चे, बट आज मेरा मूड नहीं है। मूड क्या कहने का मतलब क्या है कि अभी वो सही स्टेज नहीं है कि मैं आपको सारी टेक्निकल चीज़ों में ले जाऊं। अभी हम एक बहुत बेसिक लेवल से शुरू करेंगे बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो मैं अपना बेसिक शुरू करते हैं, फिर बात करेंगे आगे। जैसे मैं आपसे ये कह रहा था बच्चे कि हमारे इंडिया में 2 तरीके के टैक्स हैं जो आप जनरली देखते हो। एक जनरली जो आप आम दुनिया में देखते हो नॉर्मल लाइफ में,
एक तो आपने सुना होगा इनकम टैक्स नाम का एक टैक्स होता है जो पर्सन को अपनी इनकम के ऊपर देना होता है, और इस टाइप के टैक्सेस को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। वैसे मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा जिसके अंदर हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को अलग से डिस्कस कर रहे होंगे कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। और एक आपने शायद सुना होगा GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इस टैक्स को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो दो तरीके के टैक्स हैं हमारे इंडिया में, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है मैं एक सिंपल वर्ड में आपको बताता हूँ, डिटेल में तो मैं बाद में बताऊँगा आपको। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, और ये हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है, ठीक है। और भी बातें करेंगे इस चीज़ से रिलेटेड। तो टाइप ऑफ टैक्सेस, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है बच्चे कि गवर्नमेंट जिस पर्सन से मांगती है उसी पर्सन को देना पड़ेगा, और उसका बर्डन भी उसी पर्सन को बियर करना पड़ेगा जिस पर्सन से टैक्स मांगा गया है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मतलब वो टैक्स जिससे ये टैक्स मांगा गया है वही पर्सन पे करेगा, और इसका जो बर्डन है वो वही पर्सन बियर करेगा जिससे गवर्नमेंट ने टैक्स मांगा है, ठीक है जी। यानी कि जिसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाता है, लेवी किया जाता है, वही पर्सन उसको बियर भी करता है। यानी कि मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि ये वो टैक्स होता है जिसका बर्डन हम किसी दूसरे पर्सन पर शिफ्ट नहीं कर सकते। समझ आई यहाँ तक? डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जिसका बर्डन, द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड, the burden of which cannot be shifted to another person। मेरी बात समझ आई? या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, इट इज़ अ टैक्स ऑन नेट प्रॉफिट, इट इज़ अ टैक्स ऑन नेट प्रॉफिट। अभी मुझे इस वर्ड को थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा बहुत डिटेल में कि इट इज़ अ टैक्स ऑन नेट प्रॉफिट, ठीक है। और इसका आपके पास एक एग्जांपल है इनकम टैक्स, ठीक है जी। एंड वेल्थ, मैं वैसे यहाँ लिख देता हूँ, इट इज़ अ टैक्स ऑन नेट प्रॉफिट एंड वेल्थ, ठीक है। प्रॉफिट के ऊपर बेसिकली जो टैक्स लगाया जाता है, प्रॉफिट को आप कह सकते हो नेट इनकम, प्रॉफिट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज नेट इनकम। तो जब आप अपनी नेट इनकम के ऊपर टैक्स निकालोगे तो दैट टैक्स इज़ कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स, और इसका सबसे खूबसूरत एग्जांपल है इनकम टैक्स जो आपके सिलेबस में भी है बच्चे, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है आपके सिलेबस में नहीं है, सबसे पहली बात, ठीक है। और अगर सिलेबस में नहीं है तो हम ज़्यादा इस पर डिस्कस करेंगे नहीं। मैं हाँ एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा 10, 15, 20 मिनट की, जिसके अंदर हम लोग डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे कि इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, और इनडायरेक्ट टैक्स का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ और किस तरीके से इस टैक्सेस का ओरिजिन इंडिया में हुआ, ठीक है जी। तो वो चीज़ है। तो इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है बच्चे? जिसका बर्डन, द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है बच्चे जिसका बर्डन हम किसी और पर्सन पर शिफ्ट कर देते हैं। जैसे आपने GST के बारे में सुना ही होगा, ठीक है। हमारे इंडिया में आया उसको ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं, ठीक है। 2017 में आया था, 1 जुलाई 2017, और 3 साल हो चुके हैं उस टैक्स को इंडिया में आए हुए। तो हर कोई पर्सन होगा जिसको इस बारे में पता होगा कि GST नाम का टैक्स हमारे इंडिया में लगता है, ठीक है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझे GST मैंने कभी आज तक सुना ही नहीं, समझ रहे हो मेरी बात। और आपने कभी ऑब्ज़र्व करा हो तो GST का बर्डन अल्टीमेट कंज्यूमर को बियर करना पड़ता है बच्चे। मेरी बात समझ आई यहाँ तक मैंने क्या बोला? इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसका बर्डन अल्टीमेट कंज्यूमर को बियर करना पड़ता है। जैसे लिखा ना, विच कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, यानी कि अल्टीमेट कंज्यूमर,
ठीक है जी। अब जैसे मैं आपसे कहता हूँ मैंने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया, तो वो रेस्टोरेंट वाले बिल के अमाउंट के ऊपर जीएसटी चार्ज करते हैं। अगर मैं कहता हूँ मैंने 1000 रुपये का खाना खाया, तो वो 18% के हिसाब से मान लो 18% के हिसाब से 180 रुपये का आपसे जीएसटी चार्ज करेंगे। ठीक है बच्चे, तो कितना हो जाएगा 1180 रुपये। तो आपसे जो डिमांड किया जाएगा वो किया जाएगा 1180 रुपये। तो आप अपनी पॉकेट से 1180 रुपये उस रेस्टोरेंट ओनर को दोगे। ठीक है, वो रेस्टोरेंट ओनर क्या करेगा, 1000 रुपये अपने पास रख लेगा एज़ हिज इनकम, और 180 रुपये आपके बिहाफ पर वो गवर्नमेंट को जमा कराएगा। यानी कि टैक्स अल्टीमेटली आपने पे करा गवर्नमेंट को, लेकिन नॉट डायरेक्टली आपने एक रेस्टोरेंट ओनर को दिया, रेस्टोरेंट ओनर ने जो है सरकार को टैक्स दिया है। तो इनडायरेक्टली टैक्स गवर्नमेंट को आपने दिया, बट नॉट डायरेक्टली। तो इस टाइप के टैक्सेस को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे खूबसूरत एग्जांपल है बच्चे, आपको पता ही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक और एग्जांपल है कस्टम ड्यूटी, बट दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। बट मे बी हो सकता है कि फिफ्थ सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर में आपको जीएसटी या कस्टम ड्यूटी के बारे में आपको स्टडी करना पड़े बच्चे। बहुत ही बेहतरीन टैक्स है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है इनफैक्ट। ठीक है, खैर चलो, तो पहली इतनी बात तो आई थिंक आपको समझ आई होगी। और एक बात बच्चे, इनडायरेक्ट टैक्स आपके सिलेबस में नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स इज़ नॉट इन योर सिलेबस। हमारे सिलेबस में कौन सा टैक्स है बच्चे, डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल दैट इज़ इनकम टैक्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स आपको स्टडी करना है कि इनकम के ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे पे होता है एंड ऑल दैट। ठीक है जी, बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे बट इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अभी मैं जस्ट एक जनरल डिस्कशन मैंने शुरू किया हुआ है बच्चे। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स मतलब टैक्सेस ऑन इनकम। इनकम के ऊपर मेरे को टैक्स देना है, इनकम के ऊपर मेरे को टैक्स देना है, तो दैट इज़ इनकम टैक्स। ठीक है, तो अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, प्लीज़ समझना मेरी बात को। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि जी आप ये बताओ कि आपके पास क्या क्या सोर्स हैं पैसा कमाने के, मतलब आप ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हो जिससे आप पैसा कमाओ। जैसे अगर मान लो मैं ऐसे कहता हूँ, मान लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल है, मान लो कोई पर्सन है मिस्टर एक्स, इस पर्सन ने 40 लाख रुपीज़ कमाए, 40 लाख रुपीज़ इसकी अर्निंग है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये मिस्टर एक्स ने पैसा कहाँ से कमाया होगा। देखो एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताऊँ, मिस्टर एक्स 40 लाख रुपीज़ अर्न करे तो इसको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। तो कितना पे करना है, कैसे कैलकुलेट होगा, रिटर्न कैसे फाइल होगी, ठीक है, ये सारे झमेले इसको नहीं पता। ऑब्वियसली ही विल अप्रोच टू सम चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये किसी न किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ज़रूर अप्रोच करेगा। ठीक है, और उनसे सलाह लेगा कि सर आप मेरा टैक्स कैलकुलेट कर दो, गवर्नमेंट को पे कर दो। ठीक है, और जो भी रिटर्न वगैरह फाइल करनी होती है वो सब आप कर देना, जिसके लिए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रोफेशनल फ़ीस भी पे करेगा। ठीक है, क्योंकि मान लो ये बंदा जो है डॉक्टर है, अब ये डॉक्टर है तो अपना क्लिनिक हो सकता है, या हो सकता है किसी हॉस्पिटल में जॉब करता हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इसने जो पैसा कमाया 40 लाख, ये वहाँ बिज़ी है, ये कहाँ इनकम टैक्स में घूमता फिरेगा, इसको कहाँ से इनकम टैक्स की ज़्यादा नॉलेज होगी, इसको अपने मेडिकल्स की ज़्यादा नॉलेज है, समझ रहे हो। तो ये क्या करेगा बच्चे, सबसे पहले किसी न किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को अप्रोच करेगा, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को अप्रोच करेगा जिसको इनकम टैक्स की एक अच्छी खासी नॉलेज होती है। हमारे इंडिया में अगर इनकम टैक्स का किसी को एक्सपर्ट माना जाता है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है बच्चे। ठीक है, इनकम टैक्स एंड अकाउंटिंग का अगर किसी को एक्सपर्ट माना जाता है, एंड ऑडिटिंग एज वेल, ठीक है जी, तो दैट ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। खैर चलो, तो इसने किसी न किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को अप्रोच करा। तो पता है आपको कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे पहला क्वेश्चन मिस्टर एक्स से क्या पूछेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे पहले ये पूछेगा कि आपने ये पैसा कहाँ से कमाया, मतलब आपकी इनकम का सोर्स क्या है। समझ आया मैंने क्या बोला, आपने ये पैसा कहाँ से कमाया, सोर्स क्या है आपकी इनकम का। समझ आई यहाँ तक बात। तो ये क्या क्या जवाब दे सकता है, तो आप मुझे बता सकते हो। अभी मैं आपको ये भी बताऊँगा कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा क्यों पूछ रहा है। ठीक है, अभी बस आप इतना समझ लो कि सीए क्या पूछेगा इससे, कि आपने ये पैसा कहाँ से कमाया, आपकी इनकम का कमाने का सोर्स क्या है, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम।
तो आप मुझे ये बताओ कि ये क्या क्या जवाब दे सकता है। तो देखो, सबसे पहला जो मन में आता है वो आता है कि सर ये पर्सन जॉब करता है कहीं पे, इज़ अ डॉक्टर, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करता है या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करता है, तो वहाँ से उसको सैलरी इनकम आती है। मेरी बात समझ रहे हो यहाँ तक? ये क्या करता है बच्चे? जॉब। ठीक है जी, ही इज़ एन एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय है, डबल ई मतलब एम्प्लॉय, और इसको वहाँ से क्या मिलती है? सैलरी इनकम, सैलरी मिलती है। तो यानी कि एक इनकम क्या हो सकती है बच्चे? सैलरी इनकम। एक सोर्स क्या हो सकता है पैसा कमाने का? कि आप कहीं पे एम्प्लॉय हो जाओ, आप किसी के यहाँ पर एज़ एम्प्लॉय काम करो और आपको वहाँ से कुछ पैसा मिलेगा, तो वो क्या कहलाएगा बच्चे? सैलरी इनकम। ठीक है ना? एक तो ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? ये कहता जी मेरे को कहीं पे काम नहीं करना, मैं किसी के अंडर में रहकर काम नहीं कर सकता, ठीक है, तो मैं तो अपना बिज़नेस करूँगा। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं तो अपना बिज़नेस करूँगा। होते ना लोग कहते जी मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, कोई मेरे पे हुक्म चलाए वो मेरे से बर्दाश्त नहीं है, तो मैं अपना काम खुद मैं अपना काम खुद करूँगा, मेरे को किसी के यहाँ पे काम नहीं करना। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चे उसको? बिज़नेस। मैं अपना खुद का बिज़नेस करूँगा, तो बिज़नेस से क्या आएगा मेरे पास? नेट प्रॉफिट, हाँ या ना? यानी कि बिज़नेस इनकम आ सकती है। हाँ, बिज़नेस एंड प्रोफेशन भी इसमें दोनों ही कवर होते हैं, बिज़नेस एंड प्रोफेशन। यानी कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मान लो भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, वो भी इतना अपने काम में इतना बिज़ी रहता है कि उसके पास जो है उसको भी तो टैक्स पे करना है, उस पर इतना टाइम ही नहीं है, तो उसने किसी दूसरे सीए को हायर किया हुआ है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत सारे हमारे इंडिया में ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिसके अंडर बहुत सारे सीए काम कर रहे हैं, तो वो सीए खुद उनका टैक्स भरते हैं। मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। मान लो कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, कोई इंजीनियर है, अब वो अपने सिविल इंजीनियर है, उसे कंस्ट्रक्शन की ज़्यादा नॉलेज होगी रादर कि उसको इनकम टैक्स की नॉलेज हो, तो वो किसी न किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस लेगा ज़रूर बच्चे। ठीक है, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट उनसे यही पूछेगा कि आप क्या काम करते हो, तो वो बोलेगा जी या तो मैं जॉब करता हूँ या मेरा खुद का बिज़नेस है। बिज़नेस कह लो या प्रोफेशन कह लो, ठीक है। प्रोफेशन जनरली जो है वो प्रोफेशनल यानी कि डॉक्टर्स हो गए, है ना, आपके सिविल इंजीनियर्स हो गए, आर्किटेक्ट हो गए एंड ऑल दैट, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। आपको पता ही है वैसे प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बिज़नेस एंड प्रोफेशन इनकम हो सकती है, आप अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, मिस्टर एक्स कहता है जी ना तो मैं कहीं पे जॉब करता, ना ही मेरा कोई बिज़नेस की इनकम या कोई प्रोफेशन की इनकम है, मेरी तो हाउस प्रॉपर्टी है। मेरी बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाउस प्रॉपर्टी, और मैं उस हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर देता हूँ। लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। मैं अपनी हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर देता हूँ बच्चे। और लेट आउट करने का मतलब किराए पे देना होता है। हमारे इंडिया में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ काम नहीं करते, सिर्फ प्रॉपर्टी को रेंट पे देके, सिर्फ प्रॉपर्टी को रेंट पे देके रेंटल इनकम कमाते हैं, उन्हीं से उनकी रोज़ी रोटी चलती है। बहुत सारे लोग हैं, कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानें हैं, दुकानें किराए पे दे देते हैं, महीने के 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए रेंट आता है। फैक्ट्रीज़ हैं लोगों की, फैक्ट्रीज़ किराए पे दे देती हैं। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो चीज़ है बच्चे। तो महीने के लाखों में रेंट आता है, तो यानी कि क्या हो सकता है? लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी, तो वहाँ से आपको कुछ रेंटल इनकम आ रही है, तो उस रेंटल इनकम को मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ बच्चे इसको? हाउस प्रॉपर्टी इनकम। HP इनकम मतलब हाउस प्रॉपर्टी इनकम या रेंटल इनकम, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है बताओ? 3 तो आपको मैंने बता ही दिए। बंदा जॉब कर सकता है, बंदा अपना खुद का काम शुरू कर सकता है, या अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दे सकता है ना। या और बताओ और क्या हो सकता है? लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है, और हाँ, सेल ऑफ एसेट। ऐसा हो सकता है कि उसके पास कोई एसेट हो, वो एसेट उसने बेच दी। हो सकता है कि उसके पास कोई ज्वेलरी हो, वो ज्वेलरी बेच दी, है ना। हाउस प्रॉपर्टी सेल कर दी। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी। अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दूंगा तो वो तो कौन सी इनकम हो जाएगी बच्चे? हाउस प्रॉपर्टी इनकम, यानी कि रेंटल इनकम। अगर मैं उस हाउस प्रॉपर्टी को सेल कर दूंगा, सेल, तो सेल करने से जो इनकम आएगी बच्चे, उसको कहते हैं कैपिटल गेन। क्या बोलते हैं हम लोग?
कैपिटल गेन, यानी कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो जब हम किसी एसेट को बेचकर पैसा कमाते हैं तो दैट इनकम इज़ कॉल्ड एज कैपिटल गेन। कुछ ज्वेलरी थी, ज्वेलरी बेच दी, शेयर्स पड़े थे, शेयर्स बेच दिए मैंने, बिल्डिंग थी, बिल्डिंग बेच दी मैंने। तो एसेट को सेल करके जो कमाओगे दैट इनकम विल बी नोन एज कैपिटल गेन। ठीक है बच्चे। अच्छा, तो एक ये चीज़ हो गई। और एक इनकम का सोर्स और होता है जिसको हम कहते हैं अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस, ठीक है। वैसे इनकम टैक्स के अंदर बच्चे 5 सोर्स बताएं इनकम कमाने के। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। इनकम टैक्स के अंदर 5 सोर्स बताए हैं इनकम के, कि एक पर्सन इनकम कहाँ कहाँ से कमा सकता है। जिसमें से सबसे पहला सोर्स क्या है बच्चे, सैलरी इनकम। दूसरा क्या है, हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा क्या है बच्चे, बिजनेस एंड प्रोफेशन। और चौथा क्या है, कैपिटल गेन। और अगर कोई इनकम इन चारों में कवर नहीं होती, इन चारों में अगर कोई इनकम कवर नहीं होती तो उस इनकम को हम ऑटोमेटिकली कवर कर लेते हैं अदर सोर्सेस में। यानी कि अदर सोर्सेस में कौन सी इनकम कवर होती है, अदर सोर्सेस में वो सारी इनकम कवर हो जाती है जो इन चारों में स्पेसिफिकली कवर नहीं हुई। ठीक है जी। देखो, कमाने के सोर्स तो बहुत हो सकते हैं, ये 4 तो मैंने आपको स्पेसिफिक बताया। कोई बंदा बोलेगा जी मैं तो जुआ खेलता हूँ, लॉटरी खेलता हूँ मैं तो, ठीक है, मैं तो रेसेस में पैसा लगाता हूँ, समझ रहे हो, इंटरेस्ट इनकम आती है मेरे पास, तो मैं तो ब्याज पे पैसा देता हूँ, वहाँ से इंटरेस्ट आता है जी मेरे पास। ठीक है, मेरी बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे। ऐसे तो पता नहीं कितने सारी हो सकती हैं। तो गवर्नमेंट ने इन सब को ध्यान में रखते हुए 5 सोर्स बताए इनकम के। 5 कौन कौन से, ये 4 आपके सामने हैं स्पेसिफिक। और कोई भी ऐसी इनकम जो इन चारों में कवर नहीं हुई वो ऑटोमेटिकली किस में कवर हो जाती है बच्चे, अदर सोर्सेस में। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे इसमें एग्जांपल की बात करूं, इसमें क्या आ सकती है बच्चे, इसमें आपका इंटरेस्ट इनकम आ सकती है, इसमें आपकी इंटरेस्ट इनकम आ सकती है, इसके अंदर आपकी जो है डिविडेंड इनकम आ सकती है। ठीक है, डिविडेंड इनकम इसमें आ सकती है, गिफ्ट इनकम इसमें आ सकती है। अगर आपको किसी ने गिफ्ट दिया, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको कोई पर्सन गिफ्ट देता है और वो गिफ्ट अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो फिर आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। एग्जैक्टली कितना क्या कैसे होगा, जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे ना अदर सोर्सेस, जब हम अदर सोर्सेस पे डिस्कशन करना शुरू करेंगे डिटेल में, तब हम बात करेंगे सब चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो इंटरेस्ट इनकम हो गई, डिविडेंड इनकम हो गई, गिफ्ट इनकम हो गई, लॉटरी खेली आपने, लॉटरी जीत गए। अब आप बोलोगे सर लॉटरी तो अलाउ नहीं होती। ठीक है, तो करेंगे बात इसके ऊपर भी, लॉटरी के ऊपर भी बात करेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ बच्चे, हमारे इंडिया में हर टाइप की इनकम पे टैक्स लगता है, चाहे वो इनकम आपने लीगल तरीके से कमाई हो या फिर आपने वो इनकम इलीगल तरीके से कमाई हो। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे। इंडिया में टैक्स दोनों टाइप की इनकम से लगता है, लीगल इनकम के ऊपर भी लगता है और इलीगल इनकम के ऊपर भी लगता है। ठीक है, आप जुआ खेल, स्पेकुलेशन एक्टिविटी अगर आप कोई करते हो, कोई सट्टेबाजी करते हो, तो वो इनकम भी, उस इनकम के ऊपर भी टैक्स लगता है। डिटेल में बात करेंगे बाद में, मेरा लेक्चर नंबर 3 में इस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन है, मैं करूँगा एक्चुअली। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे लीगल इलीगल इनकम के ऊपर, कि उसको कैसे, उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होता है। ठीक है, खैर चलो जो भी है। तो फाइनली मुद्दा क्या निकल कर आया बच्चे, कि अगर कोई पर्सन इनकम कमाता है तो इनकम कमाने के सोर्स उसके पास क्या हो सकते हैं बच्चे, ये सारे सोर्स हो सकते हैं 5। देयर आर 5 सोर्स ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट, और यू कैन से इट कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। और वो 5 हेड्स कौन से हैं बच्चे, इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी, ठीक है जी, इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन, एंड द लास्ट वन इनकम अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेस। ठीक है बच्चे, एटसेट्रा। अदर सोर्सेज का एक बात ध्यान रखना, जो इन चारों में स्पेसिफिकली कवर नहीं हुई वो किस में आ जाएगी बच्चे, अदर सोर्सेज में। ठीक है जी, तो ये चीज़ें निकल कर आती हैं। तो ये एक बेसिक आपको पता होना चाहिए कि सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकता है, क्योंकि देखो बच्चे टैक्स तो हम बाद में पे करेंगे ना, पहले तो इनकम कैलकुलेट होगी कि किस पर्सन ने कितना पैसा कमाया है,
तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट इससे यही चीज़ पूछेगा कि आपने ये पैसा कहाँ से कमाया, आपकी इनकम का सोर्स क्या है, समझ रहे हो, क्योंकि सबके टैक्स रेट्स अलग हैं। अगर मैं आपसे कैपिटल गेन की बात करूँ तो इस इनकम के ऊपर टैक्स अलग रेट से पे होता है, ठीक है, बाकी इनकम्स पे टैक्स अलग रेट से पे होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, इनकम कैलकुलेट करने का प्रोसीजर भी सब कुछ अलग है, समझ रहे हो मेरी बात। हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करने का प्रोसीजर अलग है, सैलरी इनकम कैलकुलेट करने का प्रोसीजर अलग है, बिजनेस इनकम कैलकुलेट करने का प्रोसीजर अलग है, हर टाइप के इनकम को कैलकुलेट करने का प्रोसीजर अलग है। समझ आई मेरी बात यहाँ तक। इसलिए सीए सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि आपने ये इनकम कहाँ से कमाई, सोर्स क्या है आपकी इनकम कमाने का। सो आई होप आपको बात समझ आई हो यहाँ तक। तो हेड्स ऑफ इनकम की अगर मैं बात करूँ तो कितने हेड्स होते हैं बच्चे, 5, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ इनकम, तो बच्चे इनकम का मतलब होता है, करेंगे बात इनकम का एग्जैक्ट टेक्निकल मीनिंग भी बात करेंगे, बट आज की क्लास में नहीं करेंगे। ग्रॉस रिसिप्ट माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। क्या मतलब है बच्चे इस लाइन का, इनकम का मतलब क्या है, ग्रॉस रिसिप्ट माइनस एक्सपेंसेस। अब जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको बात समझाता हूँ तो आपको इस लाइन का मतलब समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एग्जांपल, मान लो एक पर्सन है मिस्टर एक्स या मिस्टर ए, इस बंदे के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, इसने ये हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दी, यानी कि लेट आउट। इसने ये प्रॉपर्टी क्या करी बच्चे, लेट आउट करी। तो लेट आउट करने से उसके पास रेंटल इनकम आएगी। लेट आउट किसको करी, किसी मिस्टर बी को करी, और मिस्टर बी ने मिस्टर ए को रेंट पे करा। मान लेते हैं ₹1,00,000 महीना, तो पूरे साल का कितना हो गया बच्चे, 12 लाख रुपए। कोई शॉप इसको किराए पे दी हुई है खान मार्केट में, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। खान मार्केट दिल्ली में, इंडिया, दिल्ली के अंदर बहुत फेमस मार्केट है खान मार्केट। तो बहुत हैवी किराया है बच्चे वहाँ पे। खान मार्केट तो छोड़ो, आप अपने लोकल एरिया में पूछ लेना, कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए अगर आप कोई स्पेस रेंट पे लेते हो तो उसका रेंट कितना होता है, बहुत हैवी रेंट होता है बच्चे वहाँ का, समझ रहे हो। खैर चलो, तो ₹1,00,000 महीने के हिसाब से 12 लाख रुपए का रेंट हो गया। तो पता है बच्चे, ये 12 लाख रुपए को मैं क्या बोलूँगा, दिस 12 लाख विल बी नोन एज ग्रॉस रिसिप्ट। उसने ये पैसा रिसीव करा है। तो पता है मिस्टर ए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या जर्नल एंट्री पास करेगा, वो कहेगा जी बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे पास बैंक में पैसा आ गया, टू रेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट। कितना पैसा आया, 12 लाख रुपए, हाँ या ना, मेरी बात समझ रहे हो। तो 12 लाख रुपए का उसके पास रेंट आया, ग्रॉस रिसिप्ट 12 लाख रुपीज़। आप मुझे ये बताओ, क्या उस 12 लाख रुपए को कमाने के लिए मिस्टर ए ने कुछ खर्चे किए होंगे कि नहीं किए होंगे। समझो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मिस्टर ए ने 12 लाख रुपए रिसीव करे हैं, रिसिप्ट करें 12 लाख रुपए, तो क्या उस 12 लाख रुपए को कमाने के लिए मिस्टर ए ने कोई खर्चे किए होंगे कि नहीं किए होंगे। ऑब्वियसली बच्चे किए होंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, प्रॉपर्टी का म्यूनसिपल टैक्स हो सकता है, जिसको हम हाउस टैक्स कहते हैं, ठीक है। वो कौन पे करता है, वो हमेशा ओनर पे करता है, किराएदार कभी नहीं पे करता, लैंडलॉर्ड पे करता है हमेशा। टेनेंट कभी हाउस प्रॉपर्टी टैक्स, जिसको हम म्यूनसिपल टैक्स कहते हैं, वो कभी पे नहीं करेगा। वो हमेशा कौन पे करता है बच्चे, ओनर। तो ओनर किस में से पे करेगा, जो इनकम वो कमा रहा है उसी में से तो पे करेगा। मेरी बात समझ रहे हो आप यहाँ तक। अच्छा, उसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस कॉस्ट हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस कॉस्ट हो सकती है। अब छत ख़राब हो रही है, तो मिस्टर बी थोड़ी ना उसको ठीक कराएगा, वो किससे बोलेगा, मिस्टर ए से बोलेगा कि जी इसकी छत ठीक कराओ। तो यानी कि प्रॉपर्टी मेंटेन करने के भी खर्चे हो सकते हैं बच्चे, वो भी ओनर पे करता है, मालिक जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है। अच्छा, उसके अलावा हो सकता है कि मान लो ऐसा हो सकता है कि मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी बनाने के लिए प्रॉपर्टी बनाने के लिए उसने लोन वगैरह लिया हो। उसने सोचा कि यार लोन लेके प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे या बनाएंगे और उसको फिर हम किराए पे देंगे।
और वहाँ से जो रेंटल इनकम आएगी वो हमारी इनकम है। तो मुझे इतना बताओ बच्चे, तो रेंटल इनकम कमाने के लिए उसने प्रॉपर्टी लोन पे ली है ना, लोन लिया प्रॉपर्टी के लिए, तो उस लोन का वो ब्याज पे करता होगा, हाँ या ना, तो वो ब्याज का खर्चा हो गया। तो ऐसे ही बच्चे प्रॉपर्टी के और भी बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। तो ये कहते हैं कि उन खर्चों को आप लेस कर लो इस ग्रॉस रिसिप्ट में से। ये जो 12 लाख रुपए का आपने रेंट रिसीव करा है, इसमें से आप उन खर्चों को लेस करो, यानी कि इनकम कमाने के लिए जो आप खर्चे करोगे वो खर्चे आप लेस करो, और उन खर्चों को लेस करने के बाद जो आपके पास बचेगा उसको बोलेंगे इनकम। दैट विल बी कॉल्ड एज इनकम, और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब टैक्स किस पर पे होता है बच्चे? नेट इनकम पे, ग्रॉस रिसिप्ट पे नहीं होता, नेट इनकम पे होता है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, देखो हम लोग बिज़नेस करते हैं मान लो, तो आपको पता होगा जब हम बिज़नेस करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं अपनी इनकम कैलकुलेट करने के लिए। हम यहाँ दिखाते हैं सेल्स, हाँ या ना। तो मुझे बताओ कि आप सेल्स पे टैक्स पे करोगे? नहीं बच्चे, सेल्स हमारी कमाई थोड़ी ना है। क्या हमारी इनकम सेल है? नहीं बच्चे, इस सेल को करने के लिए आपने कुछ खर्चे भी तो करे होंगे, उन एक्सपेंसेस को आप लेस करो, और एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद जो बचेगा दैट विल बी कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? नेट प्रॉफिट। सेल्स में से हम खर्चे माइनस करेंगे, फिर क्या आता है? नेट प्रॉफिट। इसके ऊपर आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, या इनकम टैक्स आपको नेट प्रॉफिट पे करना पड़ेगा, यानी कि आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस। इस सेल्स को मैं क्या बोलूँगा? ग्रॉस रिसिप्ट। दिस विल बी कॉल्ड एज ग्रॉस रिसिप्ट। और ग्रॉस रिसिप्ट में से मैं खर्चे माइनस करूँगा, फिर जो बचेगा नेट प्रॉफिट, इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है यहाँ तक? तो इसका मतलब ये हो गया कि टैक्स कैलकुलेट करने से पहले, प्लीज़ सुनना मेरी बात, टैक्स कैलकुलेट करने से पहले आपको इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और हमारा जो सबसे ज़्यादा टाइम जाएगा वो इनकम कैलकुलेट करने में ही जाएगा, क्योंकि टैक्स कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे। टैक्स कैलकुलेट करना एक, मान लो बच्चों का काम है, बहुत सिंपल है टैक्स कैलकुलेट करना। जो मेन टाइम लगेगा या जो मेन दिक्कत आती है वो इनकम कैलकुलेट करने में आती है। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या दिक्कत है? बड़ी सिंपल तो है। जैसे कि बिज़नेस की इनकम निकालनी है, तो बिज़नेस की इनकम में क्या करना है? सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट आ जाएगा, इस पे आप टैक्स निकाल देना। तो नेट प्रॉफिट निकालने में क्या दिक्कत है? हम अकाउंट्स तो बनाते ही बनाते हैं, अकाउंटिंग के अंदर भी तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो। तो बच्चे एक बात ध्यान रखना, अकाउंट्स में बनने वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग होता है, और इनकम टैक्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का पर्पस अलग होता है, ठीक है ना? तो वो चीज़ होती है। तो जितना आसान अभी आपको लग रहा है कि यार इनकम कैलकुलेट करने में क्या है, ग्रॉस रिसिप्ट में से खर्चे ही तो माइनस करने, समझ रहे हो? तो जितना आसान अभी आपको लग रहा है ना, उतना ही मुश्किल है ये चीज़ें कैलकुलेट करना। हमारा काफ़ी टाइम जाएगा बिज़नेस की इनकम कैलकुलेट करने पे, कि बिज़नेस की इनकम कैसे निकाली जाती है, ठीक है? क्योंकि जो इनकम टैक्स के अंदर हम P&L अकाउंट बनाते हैं बच्चे, वो बनाते हैं हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, और जो अकाउंट्स के अंदर हम P&L अकाउंट बनाते हैं वो हम अपने लिए बनाते हैं। तो अकाउंट्स के अंदर जब हम P&L अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे, और जब हम इनकम टैक्स में P&L अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर प्रॉफिट कम करके दिखाएंगे, क्योंकि जितना प्रॉफिट कम होगा उतना टैक्स कम होगा। मेरी बात समझ रहे हो यहाँ तक? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि आप सेल्स तो आप चाहे जितनी मर्जी दिखा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, आप जो खर्चे यहाँ माइनस करोगे वो खर्चे हम बताएंगे वो माइनस करना आप, या हम जो बताएंगे उतना लेस करना। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी लेस कर लो, समझ रहे हो आप मेरी बात? तो वो चीज़ें होती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ना मोस्टली जो कंसर्न होता है वो एक्सपेंसेस के ऊपर होता है, कि एक्सपेंसेस को कम से कम अलाउ करा जाए लेस करना। ये जो आप देख रहे हो ना, ग्रॉस रिसिप्ट माइनस एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस को कम से कम अलाउ किया जाए लेस करना, ताकि आपकी इनकम ज़्यादा हो। इनकम ज़्यादा होगी तो गवर्नमेंट का टैक्स भी ज़्यादा बनेगा। तो ये पर्पस होता है बेसिकली इनकम टैक्स वालों का। इनकम ज़्यादा से ज़्यादा दिखानी होती है, एक्सपेंसेस कम से कम दिखाने होते हैं। तो ये तो मैंने आपको दो एग्जांपल दिए। सैलरी में भी ऐसा होता है बच्चे। आप मुझे एक बात बताओ, मैं किसी कंपनी में जॉब के लिए जाता हूँ तो क्या मेरे खर्चे नहीं होते? आने जाने का खर्चा, कन्वेंस एक्सपेंस होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो सैलरी इनकम कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे भी मैं क्या करूँगा? ग्रॉस रिसिप्ट, जितना मेरे को कंपनी की तरफ से पैसा मिला एंड माइनस उसमें से खर्चे भी आप लेस करोगे। तो करेंगे बात, जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे कि कौन कौन से खर्चे हम लोग लेस कर सकते हैं।
ठीक है। तो टैक्स निकालना बाद में आएगा, पहले क्या आएगा, इनकम कैलकुलेट करना। पहले हम इनकम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। कोई दिक्कत बच्चे यहाँ तक? तो ये चीज़ निकल कर आती है ना। चौथा क्या था, कैपिटल गेन, एसेट को बेचकर प्रॉफिट कमाना। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मान लो मैंने कोई एसेट जो है 50 लाख रुपए की बेची, सुनना मेरी बात में क्या बोलता हूँ, मैंने शेयर्स में पैसा लगा रखा था, इन्वेस्टमेंट थी मेरी शेयर्स में 50 लाख रुपए की, मान लो 25 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी मेरी। तो 25 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट करे शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ में, और इसको मैंने बेच दिया, और बेचकर मेरे पास पैसे आ गए मान लो 30 लाख। 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट मैंने शेयर्स में की हुई है, और उसको बेचकर मेरे पास कितने आ गए, 30 लाख। तो मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या 30 लाख पे मेरे को टैक्स देना होगा? एसेट को सेल करके कितना पैसा आया बच्चे, 30 लाख। तो क्या मुझे 30 लाख पे टैक्स पे करना है? नहीं बच्चे, 30 लाख में से आपने खरीदी तो है 25 लाख की, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 लाख का। तो उस 5 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। दैट विल बी कैपिटल गेन। ठीक है जी, डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हम सेपरेट टॉपिक में जब जाएंगे कि कैपिटल गेन इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, रेंटल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, सैलरी इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट होती है एंड ऑल दैट। और हमारा सारा टाइम इसी में निकलेगा कि इनकम कैलकुलेशन में कैसे आती है। ठीक है बच्चे, अदर सोर्स की इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, तो ये चीज़ है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि आपको 5 तरीके के P&L अकाउंट बनाने हैं। यू हैव टू प्रिपेयर 5 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एग्जैक्टली कैसे बनाना है, कैसे कैलकुलेट होगा, वो तो हम जब सेपरेटली डिस्कशन शुरू करेंगे इनकम वाइज, तब हम डिस्कस करेंगे कि इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ बच्चे कि टैक्स कैलकुलेट करने से पहले आपको अपनी इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू कैलकुलेट इनकम, एंड आफ्टर दैट या आफ्टर कैलकुलेटिंग द इनकम वी विल कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। तो फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चे, टैक्स लायबिलिटी। सो आई होप आपको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई हो, कोई दिक्कत ना हो यहाँ तक। ठीक है, चलिए। तो अब मुझे एक बात बताओ, तो एक फाइनली एक पर्सन अगर अपना इनकम कमा सकता है तो कहाँ कहाँ से कमा सकता है, क्या क्या सोर्स हो सकते हैं उसके, तो वो 5 सोर्स आपको पता है कि वो 5 सोर्स कौन कौन से हैं। ठीक है जी, चलिए। तो आप मुझे बताओगे कि वो पर्सन इनकम कहाँ कहाँ से कमा सकता है। इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी, सबसे पहला U/H मतलब सैलरी। और इस सैलरी के इनकम को कैलकुलेट करने के लिए आपको सेक्शन नंबर 15 से लेके 17 तक, यानी कि 15, 16, 17, ये 3 सेक्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे। एंड एक और सेक्शन है सेक्शन 10। तो बच्चे जब आप ये 4 सेक्शन स्टडी कर लोगे ना, तो जाके आपको ये बात समझ आएगी कि सैलरी इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। ठीक है ना, सैलरी इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, तब आप जाके आपको बात समझ आएगी। जितना आसान लगता है ना सैलरी इनकम, उतना ही मुश्किल है। सैलरी इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपको कम से कम ज़्यादा नहीं तो 8 क्लासेस लग जाती हैं, 7 से 8 क्लासेस लग जाती हैं 2-2 घंटे की, जिसके अंदर आपको ये बात समझ आएगी कि हाउ टू कैलकुलेट सैलरी इनकम। और बहुत कुछ आप सीखोगे सैलरी इनकम के अंदर। ठीक है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अच्छा, इसके बाद और क्या इनकम का सोर्स हो सकता है पर्सन के पास, इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी मतलब सेक्शन नंबर 22 से लेके 27 तक, सेक्शन नंबर 22, 23, 24, 25, 26, 27। जब आप ये 6 सेक्शन स्टडी कर लोगे तो जाके आपको बात समझ आएगी बच्चे की सैलरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम यानी कि रेंटल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। ठीक है, बड़ा आसान लगता है सुनने में कि इसमें क्या कैलकुलेट करना, किराएदार जो पैसा देगा वही तो रेंटल इनकम है। तो बच्चे इतना आसान नहीं है। ठीक है, जब हम डिस्कशन शुरू करेंगे तब बात करेंगे। इस पर भी कम से कम 2-2 घंटे की 4 से 5 क्लास लग जाएगी सिर्फ इस बात को डिस्कस करने में कि रेंटल इनकम किस तरीके से कैलकुलेट होती है। ठीक है जी, तो ये चीज़ होती है। और क्या सोर्स हो सकता है इनकम कमाने का बच्चे, इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन।
इसको हम कहते हैं शॉर्ट में पीजीबीपी। और पीजीबीपी का मतलब होता है बच्चे प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अच्छा, इसके बाद इसके लिए आपको सेक्शन स्टडी करने पड़ेंगे बच्चे। सेक्शन नंबर 28 से लेके 44D तक, 44D तक आप स्टडी करोगे तो जाके आपको समझ आएगा कि बिज़नेस इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। इसके लिए भी कम से कम आपको 8 से 10 क्लास लग जाएंगी 2-2 घंटे की, जिसमें आपको ये चीज़ सिखाई जाएगी कि बिज़नेस इनकम कैसे निकाली जाती है। बहुत मतलब मैं ये मानता हूँ बच्चे कि सबसे अगर टेक्निकल पार्ट अगर कुछ है तो वो इसी चैप्टर के अंदर है। बाकी सारी चीज़ें आसान है, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि बिज़नेस का चैप्टर मुश्किल है, बस थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। ये सैलरी और बिज़नेस एंड प्रोफेशन, अगर हमारे ये 2 चैप्टर हो गए तो आप ये मान लो बच्चे कि आपका 40% सिलेबस हो गया। 40% सिलेबस आपका हो जाएगा सिर्फ इन 2 चैप्टर से। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दोनों चैप्टर्स के अंदर से आपके पास एक 15 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी कि 30 नंबर का क्वेश्चन आने ही आने इस चैप्टर से। ठीक है ना, सैलरी इनकम कैसे निकालते हैं और बिज़नेस इनकम कैसे निकालते हैं, तो करेंगे डिस्कस हम लोग, ठीक है, इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अच्छा, नेक्स्ट देखो आप, इसके बाद है बच्चे इनकम अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। इनकम अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन इनकम कैसे निकाली जाती है, इसके लिए आपको सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे। सेक्शन नंबर 45 से लेके 55A तक, 45 से लेके 55A तक आपको पढ़ना पड़ेगा, तो जाके आपको समझ आएगा कि कैपिटल गेन की इनकम कैसे निकालते हैं। एक एसेट को बेचकर प्रॉफिट कमाना वो कैसे कैलकुलेट होता है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द चैप्टर ऑफ कैपिटल गेन बाय फॉलोइंग द सेक्शन फ्रॉम 45 to 55A। ठीक है जी, वो चीज़ होती है। ये भी डिस्कस करेंगे, ये ए का मतलब क्या है, ये DB क्या होता है एंड ऑल दैट। सेक्शन का मतलब तो आई थिंक आपको पता ही होगा, सेक्शन हम किसको कहते हैं। आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर वगैरह में भी इसको स्टडी ज़रूर किया होगा। बहुत सारे लॉज आपने स्टडी करे होंगे, मे बी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपने स्टडी करा होगा बच्चे, है ना, 1881 एंड ऑल दैट। ठीक है बच्चे, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 या LLP एक्ट आपने 2008 हो सकता है ये सब स्टडी कराओ। ठीक है, तो सेक्शन क्या होता है बच्चे, सेक्शन मतलब पार्ट्स, सेक्शन मतलब हिस्से, है ना। तो पता जब भी कोई लॉ लिखा जाता है, कोई भी चीज़, लॉ नहीं, अगर आप कोई भी चीज़ लिखोगे तो ऑब्वियसली उसको हम पैराग्राफ वाइज लिखते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी कोई चीज़ लिखी जाती है तो उसको हमेशा पैराग्राफ वाइज लिखा जाता है। आप अपनी बुक्स में भी देखते होंगे पैराग्राफ्स बने होते हैं। तो पैराग्राफ नंबर जो होता है, एक्चुअली हर पैराग्राफ को एक नंबर दे दिया जाता है ना, 1 से लेके शुरू हो जाते हैं। तो पैराग्राफ जो नंबर होते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जब इनकम टैक्स एक्ट लिखा गया तो वो भी पैराग्राफ वाइज लिखा गया। तो ये पैराग्राफ नंबर है बच्चे। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करनी है तो आपको पैराग्राफ नंबर 22 से लेकर 27 तक आपको पढ़ना पड़ेगा, तो जाके आपको बात समझ आएगी कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैसे निकाली जाती है। समझ आई मेरी बात यहाँ तक। तो ये चीज़ होती है इनकम अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। तो सेक्शन मतलब हिस्से, तो ये बेसिकली पैराग्राफ नंबर है, हिस्से हैं पूरे कानून में। तो हिस्सा 22 से लेकर 27 तक का, यानी कि सेक्शन नंबर 22 से लेकर 27 तक। खैर चलो, एक कौन सी है हमारे पास, इनकम अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेस। इनकम अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेस, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन नंबर 56 से लेके 59 तक। तो जाके मेरे को ये बात समझ आएगी बच्चे कि अदर सोर्स की इनकम किस तरीके से कैलकुलेट होती है। ठीक है जी, और तो कोई सोर्स नहीं है, 5 ही सोर्स है एक पर्सन के पास इनकम कमाने के। तो इन 5 सोर्स को अगर मैं ऐड कर दूँ तो इसको बोला जाता है बच्चे टोटल इनकम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, टोटल इनकम।
ठीक है। इनफैक्ट इसको ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? ग्रॉस टोटल इनकम। फिर हम क्या करते हैं, इसमें से हम लोग लेस कर देते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U चैप्टर, मतलब डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U। इन डिडक्शंस को लेस करने के बाद जो बचेगा उसको हम कहते हैं टोटल इनकम, या इसका एक और नाम है टैक्सेबल इनकम। टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम, इस इनकम के ऊपर फाइनली टैक्स कैलकुलेट होता है। इट विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट, इट विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट इनकम टैक्स, या आप ये कह सकते हो कि इस इनकम को यूज़ किया जाएगा टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। समझ आई तक? टैक्सेबल इनकम यानी कि वो इनकम जिसके ऊपर हमें टैक्स पे करना है। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे एक वर्ड समझाया डिडक्शन। ये डिडक्शंस क्या होती हैं? ये बेसिकली कंसेशंस होती हैं। कंसेशन मतलब राहत, कंसेशन, ठीक है। किस में से कंसेशन दिया जा रहा है? ग्रॉस टोटल इनकम में से। एक्चुअली पॉइंट क्या है, मेरी बात समझना। गवर्नमेंट ना हमें इनकरेज करती है थोड़ा, यानी कि हमें थोड़ा कहती है गवर्नमेंट कि आप पैसे को इन्वेस्ट करो बच्चे। जैसे मैं ये कहता हूँ कि मान लो मैंने 40 लाख रुपए कमाए, ध्यान देना मेरी बात पे, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। मैं जॉब करता हूँ, सालाना पैकेज मेरा 40 लाख का है, तो 40 लाख रुपीज़ मेरी सैलरी इनकम आ गई। ये मान के चलो कि सारे खर्चे वगैरह मैंने लेस करा के जो है वो 40 लाख रुपए आ रहा है, ठीक है। और कोई इनकम मेरे पास नहीं है, और कोई इनकम मेरे पास नहीं है। तो मुझे बताओ, मेरी 40 लाख रुपए की इनकम है, इसको मैं क्या बोलूँगा? दिस विल बी नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट मेरे को ये कहती है कि आप इस 40 लाख रुपए को पूरा का पूरा खर्च मत कर देना। एक्चुअली आप इस पैसे को बचाओ, सेव करो, आप पॉलिसीज़ लो, इंश्योरेंस पॉलिसी लो, समझ रहे हो? आप अपने परिवार की आप अपनी रक्षा करो बाय टेकिंग पॉलिसी। मेडिकल पॉलिसी लो, कल को अगर आपकी कोई तबीयत ख़राब होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी में जाके अपना इलाज करा सको अच्छे से अच्छा। उसका सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, आप बस उसका प्रीमियम पे कर देना जो भी आप करोगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ताकि बाद में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप सरकार को दोष ना दो, क्योंकि हम छूटते ही पहले सरकार को दोष देते हैं जी सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो सरकार काफ़ी सारे बेनिफिट्स देती हैं। जब हम ये पढ़ेंगे ना डिडक्शंस, तब हम आप सीखेंगे कि सरकार हमें किस किस टाइप के बेनिफिट्स देती हैं, ठीक है। हमें क्या क्या बोलती है कि आप ऐसा करो ऐसा करो, तो आप टैक्स बचा सकते हो, या आप इसको टैक्स प्लानिंग भी कह सकते हो, ठीक है। तो मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ बच्चे कि जो भी पैसा आपने कमाया, इसमें से अगर आप कुछ पैसे को इन्वेस्ट करोगे, है ना, कुछ सेविंग्स करोगे, तो उस अमाउंट के ऊपर जितना पैसा आपने सेव करा या इन्वेस्ट करा, ठीक है, या डोनेशन दी, इनफैक्ट आप पैसा डोनेट भी करोगे। आप मुझे बताओ 40 लाख में से तो पैसा डोनेट होगा जितना आपने कमाया है। मान लो 40 लाख में से आपने 4 लाख रुपए किसी संस्था को डोनेशन पे दे दिया, तो वो डोनेशन का पैसा आप यहाँ से लेस कर सकते हो, ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस करके, यानी कि जो बचेगा 36 लाख, उस 36 लाख रुपीज़ के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। एंड दैट 36 लाख विल बी नोन एज टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। मेरी बात समझ आ रही है यहाँ तक? तो डिडक्शंस क्या हैं बच्चे? कंसेशंस हैं। अगर आप गवर्नमेंट की दी हुई शर्तें पूरी करोगे तो आपको गवर्नमेंट कंसेशन देगी, उतने अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जैसे मैं मेडिकल पॉलिसी का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मेडिकल पॉलिसी के केस में आप प्रीमियम पे करोगे, हाँ या ना, तो उस प्रीमियम अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो आप यहाँ से लेस कर सकते हो। मेरी बात समझ आ रही है? मान लो 4 लाख में से आप 1 लाख रुपये का प्रीमियम पे कर रहे हो, तो वो यहाँ से लेस कर लो आप। 1 लाख का नहीं, चलो मैं ऐसा कहता हूँ, ज़्यादा हो गया 1 लाख, तो मान लो आप 25,000 रुपये का प्रीमियम पे कर रहे हो, तो आप 25,000 रुपये यहाँ से लेस कर लो, बाकी अमाउंट पे टैक्स दे दो आप, है ना। ये चीज़ें होती हैं बच्चे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वी विल डिस्कस इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सब्जेक्ट के अंदर। सेक्शंस कितने हैं बच्चे? 80C से लेके 80U तक काफ़ी सारे सेक्शन इसमें कवर होते हैं, बट वो सारे सेक्शंस आपके सिलेबस में नहीं है। मैं आपको उतना ही कराऊंगा जितना आपके सिलेबस में होगा।
ठीक है जी, नॉट टू वरी अबाउट दैट। खैर चलो, तो इतनी बात आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, डिडक्शंस को लेस करने के बाद जो बचेगा दैट विल बी कॉल्ड एज टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। सो आई होप आपको बात समझ आई। तो ये पॉइंट है बच्चे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपको, चलो मैं एक पॉइंट और बताता हूँ, फिर हम लेक्चर को एंड करेंगे, फिर बात की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप मुझे ये बताओ कि जो ये टोटल इनकम है या ये जो टैक्सेबल इनकम है, मुझे ये बताओगे क्या ये पॉइंट्स वगैरह में आ सकती है कि नहीं आ सकती? मतलब ज़रूरी नहीं है कि, मतलब कहने का मल्टीपल्स में आ सकती है कि नहीं आ सकती। देखो जैसे मैं बताता हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि नहीं? मान लो मेरी इनकम आ रही है 7,32,932, बिल्कुल ऐसा हो सकता है ना? ऐसा भी हो सकता है, मान लो इनकम आ रही है 9,23,324.26 एंड ऑल, यानी कि पॉइंट के बाद, यानी कि पॉइंट्स में भी आ रही है, हाँ या ना? ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। 732, 932, 92332.26, मतलब पॉइंट्स में आ सकती है कि नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स में एक सेक्शन यूज़ किया जाता है जिसका नाम है सेक्शन 288A। प्लीज़ ध्यान से सुनना मेरी बात। सेक्शन नंबर 288A। सेक्शन 288 ये कहता है कि आप अपनी टोटल इनकम को राउंड ऑफ करोगे। जो भी आपकी टोटल इनकम आएगी आप उसको राउंड ऑफ करोगे इन द मल्टीपल ऑफ रुपीज़ 10। आप इसको 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करोगे। 10 के मल्टीपल का मतलब होता है बच्चे कि वो फिगर 10 से डिवाइड हो जानी चाहिए, है ना? तो 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करोगे। ये बात कहाँ लिखी है? सेक्शन 288 कैपिटल ए। सेक्शन 288A में ये लिखा हुआ है कि टोटल इनकम विल बी राउंडेड ऑफ इन द मल्टीपल ऑफ रुपीज़ 10। जिसके लिए आप क्या करोगे? जो भी पैसा है फ्रैक्शन, इसको तो आप इग्नोर कर देना। एनी पैसा विल बी इग्नोर्ड। अगर कोई पैसा होगा तो आप उसको इग्नोर कर देना बच्चे। आप लास्ट डिजिट चेक करना, लास्ट डिजिट। अगर वो लास्ट डिजिट 5 या उससे ज़्यादा है, 5 या उससे ज़्यादा है, तो आप उसको हायर मल्टीपल में ले जाना। और हायर मल्टीपल मतलब 10 के मल्टीपल में ही होना चाहिए, हायर मल्टीपल में ले जाना। और अगर वो 5 से कम है तो आप उसको लोअर मल्टीपल में ले आना। जैसे 24 है तो मैं इसको क्या करूँगा? 320, है ना? 10 से डिवाइड हो ही जाएगा। 5 से कम है तो 320। अगर यहाँ पे मान लो 325 होता या 326, 27 कुछ भी होता, तो फिर मैं उसको 330 कर देता, 330 कर देता, हाँ या ना? तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। अगर आपकी टोटल इनकम 10 के मल्टीपल में नहीं आ रही तो आप उसको राउंड ऑफ करोगे। जिसके लिए आप क्या करोगे? एनी पैसा, कोई भी पैसा होगा उसको आप इग्नोर कर देना और लास्ट डिजिट चेक करना। अगर वो लास्ट डिजिट 10 या उससे ज़्यादा है, 5 या उससे ज़्यादा है, तो आप उसको हायर मल्टीपल में ले जाना। और अगर वो 5 से कम है तो आप उसको लोअर मल्टीपल में ले आना बच्चे। ठीक है, सेक्शन का रेफरेंस कौन सा रहेगा? सेक्शन 288 कैपिटल ए। ठीक है बच्चे, तो इतना ध्यान रखना। बाकी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ठीक है जी, ओके।